तो वेलकम बैक अवर ब्रांड न्यू वीडियो। तो आपको मालूम ही है हमारे चैनल पे हेल्थ वेल्थ और ये सब बातें हम करते हैं और बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं मनी के रिलेटेड, वेल्थ क्रिएट के रिलेटेड, इवन रिलेशनशिप के रिलेटेड। हेल्थ वेल्थ और रिलेशनशिप, यही मेरा चैनल मेन फोकस होता है कि हेल्थ वेल्थ और रिलेशनशिप के रिगार्डिंग मैं वीडियोस बनाता हूँ अराउंड। तो आज मैं बात करने वाला हूँ वेल्थ की। वेल्थ में अगर आपने ना वेल्थ अपनी क्रिएट करनी है लॉन्ग टर्म के लिए और फाइनेंशियल फ्रीडम अपने आप को करना है, तो भाई आपको रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। आपको प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी, आपको लैंड ओनर बनना पड़ेगा, आपको लैंड लॉर्ड बनना पड़ेगा। जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, चाहे ट्रम्प ले लो, चाहे ये मैकडोनल्ड ले लो, चाहे अमेजोन ले लो, भाई इनकी असली जो वर्थ है इनकी प्रॉपर्टी से, इनकी रियल स्टेट से है, इनके बिजनेस से नहीं है। समझे मेरी बात। ट्रम्प भी एक बिजनेसमैन है, क्योंकि जो भी आदमी बिजनेस करता है, जब उसका प्रॉफिट होता है, रेवेन्यू होता है और फिर जो पैसा उनको बचता है, तो वो री इन्वेस्ट पहले नंबर पे रियल स्टेट में ही करते हैं लोग। बिकॉज ऑफ रियल स्टेट की जो वैल्यूएशन है, अगर आपका बढ़िया जगह पर, बढ़िया प्लेस पर अगर हो, तो भाई रातों रातों दिन सौ सौ हजार हजार गुना उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है। तो बात रही आज के डेट में वेल्थ की क्रिएशन की, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपने ना वेल्थ क्रिएट करनी है ना, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर मान लो आप प्रॉपर्टी लेने जाते हो, मतलब रियल एस्टेट की बात करना चाहता हूँ, अगर आप रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी लेना चाहते हो तो उसमें आपने क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि देखो भाई, मैंने पिछले साल ही, एक्चुअली 2 साल पहले मैंने लैंड खरीदा था। लैंड खरीदने के बाद बहुत सारी दिक्कतें आई, और मतलब लैंड इन द सेंस, मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी जो खाली प्लॉट था। उसको खरीदने मतलब उसको जीरो से लेके उसको अपने नाम तक करवाने तक क्या प्रोसेस रहा, मैं आपको बता दूंगा। सिंपल है वीडियो, इसमें ज़्यादा कोई मैं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बताऊंगा। जो मेरा एक्सपीरियंस है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और इस वीडियोस में मैं आपको A to Z बताऊंगा कि जब मैंने अपनी प्रॉपर्टी बाई की थी तो मुझे क्या क्या समस्याएं हुई थी और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन हमको करवाने होते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। सबसे पहली बात, हो सके तो प्रॉपर्टी उस लोकेशन पर आप लो जहाँ पर आपको एस्टिमेट ये आइडिया रहे कि वहाँ पर रेंटल इनकम हो सकती है। कभी भी खुद के रहने के लिए प्रॉपर्टी ये सोच के मत लो कि आपने रहना है तो महंगा खरीद लिया। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप प्रॉपर्टी सिर्फ अपने रहने के लिए ले रहे हो, वो भी आपके लिए घाटे वाला सौदा है। अनटिल अनलेस वहाँ पर वैल्यूएशन, मार्केट वैल्यू और वहाँ की सोसाइटी, रेंटल इनकम, लोगों का स्टेटस क्या है, तभी प्रॉपर्टी खरीदना। आसपास का एनवायरनमेंट रखना, जो मेरा एनवायरनमेंट है यहाँ पर मोस्टली करोड़पति रहते हैं भाई, ठीक है। तो वही कहते हैं कि जहाँ पर आपकी संगति होती है वैसे ही आपका नेचर होता है। सो ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मैं ये नहीं कहता कि ज़रूरी है कि करोड़पति वाले ही इलाके में ज़मीन लो। मैं ये कहता हूँ कि जहाँ पर इंडस्ट्रीज हो, जहाँ पे इकोनॉमी एक्टिविटी होती हो, जैसे Tier 1 स्टेट्स हो गए, Tier 2 हो गए, Tier 3 हो गए, फिर मिनी सिटीज़ आ गई, है ना। जहाँ पे आपको लगता है कि आने वाले टाइम में, पहले देखो दिल्ली था, दिल्ली के साथ में नोएडा गुरुग्राम को कौन 10-15 साल पहले पूछता था। आज की डेट में देख लो उनके क्या कीमतें बढ़ रही हैं, है ना। करोड़ों में ही डील होता है, लाखों में तो वो बात ही नहीं करता। तो ऐसी प्रॉपर्टी देखनी है जो कि लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा करे। और प्रॉपर्टी लेने से पहले आपको क्या करना होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब मैंने प्रॉपर्टी ली थी ना, तो पहले तो प्रॉपर्टी लेने से पहले आपने कुछ मनी देना होता है, टोकन मनी का समथिंग होता है। जैसे कि आपने प्रॉपर्टी फाइंड आउट किया या डीलर से, कि भाई पहली बात तो यार डीलर से ना ज़्यादा डील मत करना। अगर आपके डायरेक्ट ओनर से बात हो जाती है तो इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर डील। बट अगर बाई चांस डीलर होता है तो उसको टोकन मनी देने पड़ती है। टोकन मनी आपने मान लो 500, 1000, 5000, 10,000, 20,000, जो वट एवर जो सोसाइटी के हिसाब से या तय के हिसाब से होते हैं, वो आपने देना पड़ता है। टोकन मनी का मतलब ये होता है कि आगे वो डील नहीं करेगा किसी और से अनटिल अनलेस आपका एग्रीमेंट नहीं हो जाता, ठीक है। तो एक उसके बाद एग्रीमेंट आपने करवाना होता है। टोकन मनी कोई करवाते हैं, कोई नहीं कराते, कोई डायरेक्ट एग्रीमेंट ही करवा लेता है। तो एग्रीमेंट को हम सिंपली उसको बोल देते हैं लाइक, पंजाबी में क्या बोलते हैं, मैंने तो पंजाब में प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसको वो बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हल्फनामा समथिंग कुछ होता है। तो वो आपने खरीदना होता है। और कोशिश करें जो आपका एग्रीमेंट हो वो थोड़ा कॉस्टली करवाएं। कई बार देखो एग्रीमेंट 100 रुपये के भी हो जाएंगे, 500 के भी हो जाएंगे। स्टाम्प जो पेपर होते हैं, मतलब स्टाम्प पेपर टाइप के होते हैं वो,
वो 2500 के भी हो सकते हैं, मतलब जो आपको वैल्यू ज़्यादा लगे वो करवाइए। मैंने 2500 का अपना एग्रीमेंट करवाया था। उसमें सारा आपने शर्तें लिखनी होती हैं। शर्त क्या होती है कि आपने इतने हज़ार रुपये गज, इतने हज़ार रुपये स्क्वायर फुट पे आपकी डील हो रही है। और जो सेलर मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि ये गली यहाँ से निकल रही है, इसका इतना चौड़ा फुट है, इतना बैकयार्ड पे फुट है, ये सारा चीज़ A to Z आपने लिखवाना। इवन कि अगर आपने पेमेंट जितनी करनी है वो एग्जैक्ट वो लिखवाना है, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। सामने लोकेलिटी में क्या पड़ता है वो भी लिखवाना है, साथ वाला हाउस नंबर क्या पड़ता है वो भी लिखवाना है, और उसकी गली के साथ में मतलब सारी इन्फॉर्मेशन सोसाइटी की लिखनी है। और सबसे पहले इसी में याद आया, जो मैंने गलती की थी आपने नहीं करनी। जब भी आप अगर कोई प्रॉपर्टी देखने जाते हो तो डीलर के बाद या फिर ओनर के बाद आप उस सोसाइटी में जाओ, आप अपने नेबर से बातचीत करो उस प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। मैंने सिर्फ ये गलती कर दी थी कि मैंने नेबर से बात नहीं की। अगर और उसके बाद मुझे कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आया जब मेरे को प्रॉपर्टी जब मैं उसको बनवाने लगा था, तो मुझे बाद में पता चला कि वहाँ पर जो सरकारी पानी आता है वो बहुत ही ज़्यादा लेट आता है या कभी कभी आता नहीं है। तो मेरे को फिर सबमर्सिबल करवाना पड़ा था, जिसमें मेरे को 2-3 लाख रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा हो गया था। तो ये सब चीज़ जानकारी लेनी होती है आपको, ठीक है, कि वो सोसाइटी में पानी बिजली ये कब कैसा, वो आपको लोकल ही बताएंगे, आपके नेबर्स ही बताएंगे, और कोई नहीं बताने। डीलर तो आपको कहेगा सबसे बेस्ट लोकेलिटी है, यहाँ पर ये है, वहाँ पर वो है, ये है हॉस्पिटल, ये पार्क है, ये मॉल्स है, वो 100 पार्क की बात बताएगा। बट आपने स्ट्रेक्ट अपने नेबर से बात करनी है कि क्या क्या यहाँ का सिस्टम बना हुआ है। अगर पैसे तो नेबर्स भी मोस्टली हरामखोरी होते हैं, बट कोशिश करो कि अपनी बात निकलवा लो, ठीक है ना। उसके बाद देखो, मान लो आप एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि आपने एग्रीमेंट करवाया और वहाँ पर आपने टाइमिंग दी होती है कि आप अपनी रजिस्ट्री कब करवाओगे। क्योंकि जैसे मैंने एग्रीमेंट करवाया था, वो मेरी प्रॉपर्टी थोड़ी महंगी थी, क्योंकि प्रॉपर्टी भी ज़्यादा बड़ी थी, तो मैंने एटलीस्ट 6 महीने का टाइम लिया था उससे। तो मैंने 6 महीने बाद का वो एग्रीमेंट भी लिखवा दिया कि इस 6 महीने के बाद या उससे पहले मैं करवा सकता हूँ। इसके बाद अगर मैं रजिस्ट्री नहीं करवा पाता तो एग्रीमेंट का पैसा मेरा सारा वेस्ट है। और वो एग्रीमेंट में मैंने 1 लाख रुपये समथिंग, 1 लाख शायद 1.5-2 लाख रुपये दिए थे मैंने, 2.25 लाख रुपए शायद दिए थे मैंने, ठीक है। अभी याद नहीं है क्योंकि 3 साल पहले बात है, और पैसे जब देते हैं ना तो पता नहीं चलता, क्योंकि बीच में मेरे मिडल मैन भी थे, ठीक है ना। तो मैंने पहले मिडल मैन को दिया, फिर मिडल मैन ने आगे दिया, फिर मिडल मैन ने कहा कि नहीं वो उससे बात मान नहीं रहा और पैसे दे रहे हैं। तो मेरे वो सब नोट है, बट दिमाग में अभी नहीं है, ठीक है ना। ये समझ लो कब होगा कि जितना आपके पास होता है, जितना राय होती है आप लोगों में कि इतने पैसे हम दे रहे हैं, तो उसमें आपका एग्रीमेंट हो जाता है। ये हाई वैल्यूएशन एग्रीमेंट इसलिए मेरे को करवानी पड़ी थी क्योंकि प्रॉपर्टी लग्जरी थी, लग्जरी इन द सेंस सोसाइटी में थी, बढ़िया सोसाइटी में थी। और जितना बड़ा अमाउंट होता है उतना ही ज़्यादा आपको पावर रहती है कि आप बार्गेनिंग कर सकते हो, ठीक है। सॉरी। उसके बाद 6 महीने बाद रजिस्ट्री का टाइम आया। रजिस्ट्री भी सेम एग्रीमेंट की तरह होता है, बट एग्रीमेंट आप नॉर्मल रजिस्ट्रार ऑफिस से कर सकते, रजिस्ट्रार नहीं, मतलब जो एग्रीमेंट होता है वो सिंपल आपकी ऑनलाइन हो जाती है, जिसमें आपके जो कोर्ट के वकील होते हैं उनकी स्टैंप लग जाती है, और जो कोर्ट का मेन हेड होता है उसके स्टैंप लग जाता है, दैट्स इट। अब आती है रजिस्ट्री। रजिस्ट्री में ये होता है कि जो उस सोसाइटी का रजिस्ट्रार होता है, उस सोसाइटी का जो तहसीलदार होता है, उसके साथ आपकी फ़ोटो होती है, ओनर के साथ आपकी फ़ोटो होती है, और मेन जो आपका ये समझ लो कि रजिस्ट्री एक आपकी ऐसी कॉपी होती है जिस पे आपका नाम चढ़ा दिया जाता है, जिसमें सेलर को पूरे पैसे दे दिए जाते हैं। सेलर आपको एक तरफ से उसकी पुरानी जो, मतलब कहने का मतलब ये है कि उसने अपना कर्जा आपके ऊपर दे दिया या उसने अपना मालकिनियत हक आपको दे दी, ठीक है। बट अभी रजिस्ट्री प्रॉपर मालकियत हक नहीं होता। रजिस्ट्री एक ऐसा चीज़ है कि आपका नाम चढ़ चुका है, आपका फोटो हो चुका हुआ, रजिस्ट्रार ऑफिस में आपका वहाँ पर नोट हो चुका हुआ, और सेलर ने खुद वहाँ पर श्योर कर दिया कि हाँ मैं इसके नाम पर अपनी प्रॉपर्टी कर रहा हूँ। बट ये मत समझना कि रजिस्ट्री इज़ अ फाइनल प्रोसेस। रजिस्ट्री होगी तो मतलब आप प्रॉपर्टी के मालिक बन करके, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आप देखते हो कि दिल्ली में केस होते हैं या फिर बड़े बड़े शहरों में केस होते हैं कि एक ही लैंड पर कम से कम 3-4 रजिस्ट्री हो चुकी होती है। वो इसलिए होते हैं क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं होती। वो रजिस्ट्री के बाद एक चीज़ और होती है, वो करवानी होती है, तब जाके वो असली माल के आना हक रखते हैं, ठीक है। तो रजिस्ट्री जब होती है भाई, रजिस्ट्री वाले यार, मेरे को तो अभी याद है जब मेरी रजिस्ट्री हुई थी ना, मैं उस टाइम बहुत ही ज़्यादा नर्वस था, बिकॉज ऑफ फर्स्ट मेरी प्रॉपर्टी थी वो, और सेकंड कि पैसे भी बहुत नहीं थे मेरे पास यार उस टाइम। मतलब ये समझ लो कि 6 महीने में इधर से उधर पैसे ले लूँ के मैंने किया, कर्जे निकाले, ये सब किया मैंने। और जब रजिस्ट्री वाला टाइम हुआ था तो मुझे पता चला कि भाई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करनी है सारी की सारी। तो फिर कैश जो मेरे पास इधर से मांग के लिए आया था, जो थोड़े कैश पड़े थे इकट्ठा करके, एट द मोमेंट उस टाइम ऐसा था कि बैंक के अगले दिन छुट्टी पड़नी थी, और उसी टाइम, और दूसरी बात भाई,
तहसील में ना हड़ताल भी होते रहते हैं भाई, ये भी ध्यान रखना। उससे एक दिन पहले हड़ताल था, दूसरे उसके अगले दिन रजिस्ट्री होनी थी, उसके अगले दिन छुट्टियां बढ़ने वाली थी सरकारी सब। तो एक दिन पहले मतलब कि मेरे को कैश जा, शुक्र ये है कि स्टार्टिंग से बिजनेस करते हैं ना, तो बिजनेस का फायदा ये होता है कि आपके मैनेजर जो बैंक के होते हैं वो आपको जानने लग जाते हैं, वो ट्रस्ट वर्थी हो जाते हैं, वो आपका काम मिनटों में निकलवा देते हैं। तो वही चीज़ हुआ, मैं अपने मैनेजर से बात की कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे पास एक कैश पेमेंट अकाउंट में डालो और यहाँ पर आरटीजीएस करना है। तो 2 मिनट में वहाँ से मेरे चेक के द्वारा थ्रू सारी पेमेंट कर दी गई, और उसी दिन शाम तक आई थिंक मेरे को 3-4 घंटे लगे, रजिस्ट्री हो गई, फोटो हो गई, रजिस्ट्रार में ऑफिस में सारा कुछ लेन देन क्लियर हो गया। क्लियर होने के बाद फाइनली मेरी रजिस्ट्री होगी, उसकी फोटो मैंने अपलोड कर रखी हुई है, आपको देख लेना। वो मैं कोर्ट में ऐसे अपने अंकल जी के साथ खड़ा हूँ, एक रेड बैग है, उसी में सारे कागज बनत रजिस्ट्री कागज मिले हुए हैं, और सब कुछ हो जाता है। उसके तुरंत बाद भाई, क्योंकि देखो आप जब रजिस्ट्री बनवाओगे तो आप किसी ना किसी टाइपराइटर से या फिर उससे टेस्टेड तो करवाओगे ना, तो वहीं से तहसीलदार में कोई आपने ऐसा बंदा ढूंढना, या फिर जो रजिस्ट्री करवाएगा, जैसे कि हमने बीच में वो रखा था, जैसे कि हमने नक्शा पास करवाया था ना, तो नक्शा पास करवाने के बाद ही उसमें लिंक मिल जाते हैं जो कि तहसील में काम करते हैं, या फिर आप डायरेक्ट तहसील से जाकर एक पेपर और अप्लाई करना होता है, उसको बोलते हैं पोजेशन। पोजेशन इन रजिस्ट्री में ही आ गया। दूसरा वो होता है कि इंतकालनामा पंजाबी में बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन इंतकालनामा में होता है लास्ट में, जितना जल्दी हो सके उतना पहले इंतकालनामा करवा लो आप। उसमें होता क्या है कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपके फादर के फादर का नाम, और पूरा वो जो लैंड का एरिया है वो होता है खेवट के हिसाब से। मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं खेवट, यहाँ पर खेवट के हिसाब से होता है। जैसे बहुत बड़ा लैंड है, उसके पीस काट काट के 1/2 बना दिया, 2/4, 4/10, 10 ये, तो वो बटा निकाल के आपके हिस्से में कितना बटा आपने परचेज किया है वो फुल डिटेल इंतकालनामा म्यूटेशन में लिखा जाता है। और ये इंतकालनामा जब आप करवा लोगे उसके बाद आप 110% मालिकाना हक रखते हो। बट यहाँ पर भी एक रिस्क है। अगर आप इंतकालनामा करवा लिया, इंतकालनामा करवाने के बाद आपने, कई बार होता है ना, सबसे बड़ी बात आपको पता है कि इसके बाद जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो एनआरआईज को आती है, बिकॉज सम ऑफ एनआरआईज पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इंतकालनामा करवाते हैं और निकल जाते हैं, प्रॉपर्टी का कोई देखभाल करने के लिए नहीं होता। तो उसके बाद आपने बाउंड्री करवानी है, वहाँ पर जाके आपने हक जमाना है। अगर आपने सिर्फ प्लाट लेकर छोड़ दिया और वहाँ पर किसी ने कब्जा मार लिया और मुश्किल से वो 2-3 साल रह गया, या फिर कोई पॉलिटिक्स ने वहाँ पर, या किसी के मतलब किसी ने जो गुंडे वगैरह होते हैं उन्होंने अगर वहाँ पर कब्जा मार लिया, कोई भी आपको वहाँ से उठा नहीं सकता। पता नहीं कितने सालों तक केस चलते हैं फिर। तो सबसे उसकी बात बड़ी ज़रूरी है कि प्लॉट अगर आप लेने को सोच रहे हो, या तो उसका बाउंड्री बड़े तरीके से करवा दो, या वहाँ पे कब्जा पहले ले लो आप, ठीक है, या वहाँ पर कुछ ना कुछ तो करो ना, वहाँ पे एक्टिविटी कर दो स्टार्ट। ऐसा नहीं कि आपने प्रॉपर्टी लेके भूल गए, कौन किसका क्या कर सकता है। ऐसे दिल्ली में बहुत सारे केस हैं। दिल्ली में मतलब इंडिया में मोस्टली, दिल्ली का तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे इंडिया में मोस्टली ऐसा ही होता है कि कब्जे बहुत बचते हैं, और बाद में आपको पता है इंडिया का लीगल सिस्टम कैसा है, लंबे लंबे केस चलते हैं, तब तक तो भाई आदमी प्रॉपर्टी छोड़ देता है ना। म्यूटेशन कोई टाइटल ट्रांसफ़र बोलते हैं इसको, जैसे टाइटल ट्रांसफ़र हो चुका है सारा। और एक और चीज़ होता है इसमें ना, और भी चीज़ होती हैं, मतलब कि प्रॉपर्टी के बहुत सारे होते हैं। जैसे मैंने प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के थ्रू खरीदी थी, एक प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, उसको बोलते हैं पावर ऑफ अटर्नी। पावर अटर्नी में कभी भी प्रॉपर्टी मत लेना भाई। पावर ऑफ अटर्नी ये होता है कि जैसे कि मैंने आपको एनआरआई का एग्जांपल दिया था, ठीक है, एनआरआई है बाहर, वो यहाँ पर आकर तो रजिस्ट्री नहीं करवा सकता, अपनी प्रॉपर्टी तो सेल नहीं कर सकता, उसको आना पड़ेगा रजिस्ट्री करने के लिए। तो वो क्या करता है ना, बाहर जाने से पहले ना किसी अपने खास आदमी को ना पावर ऑफ अटर्नी दे देता है, मतलब कि उस लैंड का पावर दे देता है कि वो लैंड के साथ कुछ भी कर सकता है, ठीक है। पावर ऑफ अटर्नी का मतलब ये नहीं होता कि सारी पावर जो थर्ड पर्सन उसने पावर ऑफ अटर्नी दी उसके पास चली गई। अगर वो चाहे बाहर वाला बंदा पावर ऑफ अटर्नी को कैंसिल करके आपकी प्रॉपर्टी को खाली करवा सकता है, उसको बोला जाता है पावर ऑफ टर्नी। रिस्क की गेम है, तभी पावर ऑफ टर्नी वाले आपको प्रॉपर्टी बहुत सस्ते मिलेंगे। इवन जो गवर्नमेंट के लैंड होते हैं वो भी सस्ते मिलेंगे। तो यही है, सब कुछ आपने ध्यान रखना है। देखो स्कैम होने से पहले ना आपको आइडिया लगाना, अगर कोई प्रॉपर्टी सस्ती मिल रही है तो क्यों सस्ती मिली, उसका तहकीकात करना अच्छे तरीके से, ठीक है ना। अगर मान लो कि प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू, जैसे कि मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ की मार्केट वैल्यू अराउंड 45,000 पर गज है, ठीक है, 45,000 रुपये पर गज चल रहा है। तो आप एक बार बताना कि 1 स्क्वायर फुट का कितना हुआ। तो वही चीज़ है कि, और एकदम से आपको कोई बंदा कहे कि मैं आपको 10-12 हज़ार रुपये गज दिला दूंगा, या तो वो लोकेशन नहीं होगी जो वहाँ पर वो आप चाहते हो, वो हो सकता है किसी गांव में हो, है ना, या तो फिर वो पावर ऑफ अटर्नी पे होगा, या तो फिर वो गवर्नमेंट की लैंड होगी, कुछ तो झोल होगा उसमें ज़रूर।
इंडिया में सबसे ज़्यादा स्कैम प्रॉपर्टी में ही होते हैं भाई, और सबसे ज़्यादा स्कैम इसमें ये जो फ्लैट्स होते हैं इसमें भी होते हैं। फ्लैट्स वाला अलग टॉपिक बनाऊंगा। फ्लैट्स में भी बहुत सारे झोल है। मैं फ्लैट्स लेने के लिए सोच रहा था, पर मैंने फ्लैट कैंसिल करके मैंने अपना ओन लैंड लिया। और मेरे, अब मानोगे नहीं, मैंने 2 साल पहले लैंड खरीदा था, मतलब इससे पिछले साल लैंड खरीदा। उसके बाद मैंने इस लैंड को बना भी दिया भाई। इस टाइम मैं यहीं पे हूँ, अपने घर पे हूँ भाई। और आप लोगों का बस प्यार, कहते हैं ना कि आप पाथ बना लोगे ना एक बार, उसको जब फॉलो करने लग जाओगे तो ऑटोमेटिक ऊपर वाला आपका वो साथ देने लग जाएगा। मैंने कभी सोचा नहीं था ज़िंदगी में इतनी कम उम्र में मैं अपना खुद का एम्पायर खड़ा कर लूँगा, बट हाँ, अब कर लिया है तो भाई कॉन्फिडेंस है कि अब मैं और कर सकता हूँ। और मैंने उसके बाद जो जो मतलब हर एक सोसाइटी के अपने अपने रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। प्लॉट खरीदने के बाद और भी समस्या आई कि सरकार को पहले ज़मीन का नक्शा पास करवाना है, फिर इसके ऊपर कितने आपने फ्लोर्स बनाने उसका नक्शा पास करवाना है, फिर आपको एनओसी लेनी है, फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। बहुत आगे झोल होते हैं जो कि अब आपके भाई ने एक्सपीरियंस कर रखा हुआ है। कभी लाइव वीडियो करेंगे, आपके क्वेश्चन लेंगे तो बता दिया करेंगे। तो बस इतनी सी वीडियो थी। और अगर आपने कोई लैंड लिया है, आपके यहाँ क्षेत्र में कैसा क्या हाल है, तो मुझे ज़रूर बता देना। बाकी लैंड अपने नाम पे ही लेना, अनटिल अनलेस यू आर नॉट अ मैरिड। बट अगर आप मैरिड करने वाले हो तो भाई माँ के नाम पे भी ले। इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा यार कि आप कैसे ये, मतलब कि जो ये लैंड की वैल्यूएशन हो जाती है जब मान लो डिवोर्स वगैरह होते हैं तो लैंड देना पड़ता है, उससे बचा जा सकता है। बहुत बढ़िया तरीका है भाई। जो चीज़ मैं कर सकता हूँ कर भी लूँगा जब मेरी शादी वगैरह होने लग जाएगी तो। बट ठीक है, एनीवे, तब तक के लिए बाय बाय, ओवर एंड आउट।